आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का एक चैप्टर है। अगर इंडक्शन मोटर पे लोडिंग होगी, लोड बढ़ेगा तो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है, वो रोटेट हो रही है, उसकी शाफ्ट पे अगर लोड बढ़ेगा, उसकी शाफ्ट पे लोड बढ़ेगा शाफ्ट पे अगर उस पर लोड बढ़ेगा उसको बोलेंगे मैकेनिकल लोड। एज द मैकेनिकल लोड ऑन द रोटर इज इंक्रीज, रोटर पर जब मैकेनिकल लोड बढ़ता है तो इंडक्शन मोटर का क्या रिएक्शन होता है। द रिएक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर आर एज फॉलो। दो इंडक्शन मोटर का क्या रिएक्शन होगा वो नीचे दिया है। एज द लोड इंक्रीज, जैसे ही लोड बढ़ेगा, अब मोटर पे लोड बढ़ेगा मतलब शाफ्ट से कोई भी चीज़ कनेक्ट कर दी, शाफ्ट से कोई बेल्ट कनेक्ट कर दिया, वो लोड हो गया, उस पर लोड कनेक्ट हुआ तो मतलब लोड इंक्रीज़ हुआ। जब लोड इंक्रीज़ होगा तो लोड टॉर्क डिमांड करेगा, वो बढ़ेगा। एज द लोड टॉर्क डिमांड इंक्रीज, लोड टॉर्क बढ़ेगा। अब लोड टॉर्क बढ़ेगा, लोड का जो टॉर्क बढ़ेगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए मोटर का जो टॉर्क है वो बढ़ेगा। टू मीट द इंक्रीज डिमांड रोटर हैज़ टू प्रोड्यूस ए लार्जर टॉर्क। लोड टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अब ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए टू जनरेट ए हायर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रोटर करंट शुड बी इंक्रीज। रोटर का करंट इंक्रीज होगा क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि जब लोड बढ़ा तो लोड का जो टॉर्क है वो बढ़ा। लोड के टॉर्क की डिमांड को पूरा करने के लिए मोटर का टॉर्क बढ़ा। मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए रोटर का करंट बढ़ा। रोटर का करंट बढ़ा, मान लीजिए लोड बढ़ा, लोड का टॉर्क बढ़ा। लोड का टॉर्क बढ़ा तो लोड इस डिमांड को पूरा करने के लिए मोटर का टॉर्क बढ़ा तो करंट बढ़ा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब टॉर्क बढ़ा, टॉर्क को ज़्यादा करने के लिए करंट बढ़ा तो करंट इंक्रीज होगा I इक्वल टू E बाई जेड। करंट इंक्रीज होगा तो रोटर का इंड्यूस ये वोल्टेज ज़्यादा होगा। फॉर द रोटर इंड्यूस वोल्टेज शुड इंक्रीज। अब रोटर का इंड्यूस वोल्टेज ज़्यादा होगा E इक्वल टू S E1। रोटर का वोल्टेज ज़्यादा होगा, E1 तो कांस्टेंट है, स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोटर की स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोटर की स्पीड डाउन होगी। तो द रोटर इंड्यूस वोल्टेज विल इंक्रीज। जब रोटर का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो E2 इक्वल टू S E1 तो कांस्टेंट है जो अप्लाइड वोल्टेज है। S स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होगी, S इक्वल टू NS माइनस N बाई NS। स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोटर की स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। मोटर की स्पीड डाउन होगी। मोटर की स्पीड डाउन कब तक होगी, डाउन होगी। हेंस द रोटर स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन लोड ऑन द इंडक्शन मोटर। जब मोटर पे लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। ये इंडक्शन मोटर पे लोडिंग का इफेक्ट है। एक बार हम फिर से देखते हैं। इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर पे जब लोडिंग बढ़ी, लोडिंग का मतलब होता है उस पर कोई शाफ्ट से कोई हमने बेल्ट कनेक्ट कर दिया तो वो लोडिंग होगी। जब लोड बढ़ा, मोटर पे लोड इंक्रीज हुआ तो लोड का टॉर्क बढ़ा। उसको लोड के टॉर्क की डिमांड को पूरा करने के लिए मोटर ने अपना टॉर्क बढ़ाया। तो मोटर के टॉर्क को ज़्यादा करने के लिए रोटर का करंट बढ़ा, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू I। अब रोटर का करंट बढ़ा तो
रोटर का इंड्यूस वोल्टेज बढ़ा, आई इक्वल टू ई बाई जेड, आई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। अब रोटर के इंड्यूस वोल्टेज जब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा? जब स्लिप की स्पीड ज़्यादा होगी। स्लिप की स्पीड ज़्यादा होगी तो मोटर की स्पीड डाउन होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जब मोटर पे लोडिंग बढ़ती है, मोटर अगर लोडिंग होती है तो स्पीड क्या होती है? डाउन होती है। और कैसे डाउन होती है ये हमने देखा कॉन्सेप्ट। हाउ लॉन्ग डज द मोटर स्पीड डिक्रीज? कब तक मोटर की स्पीड डाउन होती चली जाएगी? मोटर की स्पीड कब तक डाउन होती चली जाएगी? द मोटर स्पीड डिक्रीजेज लॉन्ग एज द मोटर टॉर्क इज लेस देन द लोड टॉर्क। मोटर की स्पीड जब तक डाउन होगी जब तक लोड का जो मोटर का टॉर्क है वो लोड टॉर्क से कम है। मोटर का जो टॉर्क है वो लोड की टॉर्क से कम है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, तो स्पीड घटना बंद हो जाएगी। एज सुन एज द मोटर टॉर्क इज इक्वल टू द लोड टॉर्क, जैसे ही मोटर का टॉर्क लोड के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो स्पीड घटना बंद हो जाएगी, स्टॉप डिक्रीजिंग। द मोटर स्पीड विल स्टेबलाइज ए न्यू लोअर स्पीड। तो मोटर की जो स्पीड है, जब हम पहले लोड कनेक्ट नहीं कर रखा था तो कुछ स्पीड थी, अब जो लोड कनेक्ट कर दिया तो कुछ स्पीड हो गई और एक नई स्पीड पे आके स्टेबलाइज हो गई, उस स्पीड पे आके चलेगी। ये था इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडक्शन मोटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, स्लिप क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है। स्लिप ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडक्शन मोटर की। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है। ये किस पे डिपेंड करती है? कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने पोल हैं। पी कांस्टेंट होता है, द नंबर ऑफ पोल इज कांस्टेंट, देन ओनली वी चेंज द सिंक्रोनस स्पीड बाय चेंजिंग द स्टेटर फ्रीक्वेंसी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? अगर पोल कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लें तो स्पीड चेंज हो जाएगी। एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी फॉर्मूला। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड कहाँ से आई? जब हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग अप्लाई कर कनेक्ट होती है, तो उसमें 3 फेज सप्लाई जैसे ही कनेक्ट जाती है तो 3 फेज सप्लाई कनेक्ट होगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट होगा? वो सिंक्रोनस स्पीड आती है। वो सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ अपॉन पी, ये डिपेंड करती है कितने पोल है और कितनी फ्रिक्वेंसी है। अब स्टार्टिंग में मोटर की रोटर की स्पीड 0 है, जैसे ही लोडिंग होगी मोटर पे। अब स्लिप की वैल्यू, स्लिप क्या होती है? इंडक्शन मोटर स्लो डाउन टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टॉर्क, क्योंकि जब मोटर पे लोडिंग होगी तो स्पीड डाउन होगी रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिंक्रोनस स्पीड और जो मोटर की जो स्पीड है, एक्चुअल मोटर स्पीड, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। अब विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? विद रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड, एन एस माइनस एन डिवाइड बाई एन एस, ये परसेंटेज में आ गई स्लिप की वैल्यू। और रेडियन में निकालेंगे तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एस, ये रेडियन में अगर स्पीड दे रखी है तो। इससे यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से अगर एन की वैल्यू निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या वैल्यू आती है? एन इक्वल टू एन एस माइनस एन एस 1 माइनस एस। स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बराबर होती है। स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है जब भी मोटरिंग ऑपरेशन होगा। जब भी इंडक्शन मोटर एज ए मोटर ऑपरेट करेगी तो स्लिप की वैल्यू 0 से 1 की स्पीड बीच में होगी। जब मोटर रुकी हुई है, एट स्टैंड स्टिल है, रुकी हुई है, तो स्पीड हमारी क्या है? 0 है। स्पीड हमारी क्या है? 0 है। तो स्पीड हमारी 0 होगी, एन की वैल्यू 0 होगी, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? एन एस माइनस 0 डिवाइड बाई एन एस, तो एन एस से एन एस कट गया तो मतलब 1 आई। और जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई, मतलब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई, तो एन एस माइनस एन की जगह एन एस हो गया, तो एन एस माइनस एन एस 0 हो गया, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो
स्टार्टिंग में 1 और 0। जब मोटरिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अगर स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा है प्लगिंग में, मतलब स्पीड रोटेटिंग जो फील्ड है, मोटर जो फील्ड की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मान ली जाए ऐसे है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, तो मोटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रोटर भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तब तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हुए तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और स्पीड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कब कंडीशन में होता है? प्लगिंग में। जब प्लगिंग का मतलब क्या होता है, आर बाई वी को अगर चेंज कर दें तो मोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। स्लिप की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? स्लिप की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब इंडक्शन मोटर जनरेटर की तरह ऑपरेट कर रही है। इंडक्शन मोटर जनरेटर की तरह ऑपरेट कब करेगी? जब स्पीड एन मान ली जाए 1000 है, 1000 आरपीएम है, 1000 आरपीएम है, और एन की वैल्यू 1200 आरपीएम हो जाए, 1200 आरपीएम हो जाए, तो एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इंडक्शन मोटर एज ए जनरेटर काम करे। मान ली जाए इंडक्शन मोटर फील्ड भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, स्पीड भी मोटर भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन अगर हम बाहरी सहायता से रोटर को और ज़्यादा स्पीड से घुमा दें, इसकी सिंक्रोनस स्पीड से, तो एन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, उससे स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। प्लगिंग के केस में स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, मोटरिंग कंडीशन में 0 से 1 के बीच में होगी, और जब इंडक्शन मोटर एज ए जनरेटर काम करेगी तो स्लिप की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इंड्यूस ईएमएफ। स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी हमने देखा सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 F/P। स्लिप क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस को स्लिप कहते हैं। परसेंटेज में निकाला तो NS - N/NS। स्लिप का ये फॉर्मूला हो गया। फिर इससे n की वैल्यू निकाली, N = NS × 1 - S। S की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी जब मोटरिंग ऑपरेशन होगा। जब मोटर रुकी हुई है, स्टैंड स्टिल है, स्लिप की वैल्यू 1 होगी। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है, स्लिप की वैल्यू 0 होगी। प्लगिंग के कंडीशन में क्या होगा? स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। मोटर एज ए जनरेटर मोटर एज ए जनरेटर काम करे तो मोटर स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा स्लिप की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि एन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब आते हैं रोटर की फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इंड्यूस ईएमएफ। स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब जब हमने 3 फेज सप्लाई दी स्टेटर में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ये तो है स्टेटर और ये है रोटर। जब हमने 3 फेज सप्लाई दी, इसको 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई दी, इसमें 3 फेज वाइंडिंग कनेक्ट है R/B। जब 3 फेज हमने सप्लाई दी तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। रोटरी के अंदर भी कंडक्टर है। अब जो सिंक्रोनस स्पीड से ये फील्ड घूम रहा है, ये सिंक्रोनस स्पीड, इसके अंदर रोटर कंडक्टर को कट करेगा, तो इसमें इसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा। इस EMF इंड्यूस होगा तो इसमें करंट आएगा, EMF इंड्यूस होगा तो रोटर EMF इंड्यूस होगा, करंट आएगा तो टॉर्क आएगा। अब मोटर की स्पीड किस डायरेक्शन में घूमेगी? सिंक्रोनस स्पीड इस डायरेक्शन में घूम रही है, इसका अपोज करने के लिए मोटर इसी डायरेक्शन में घूमेगी। तो मोटर सिंक्रोनस स्पीड ये n से घूम रहा है, तो इसका अपोज करने के लिए इसके पीछे कोई स्पीड n से घूमेगा। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? जब मोटर घूम नहीं रही तो स्लिप की वैल्यू 1 है। अब जो मोटर घूम रही है तो स्लिप की वैल्यू कम होना चालू होगी। तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, अब रोटर की फ्रीक्वेंसी में रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? S × F1। स्लिप का डिफरेंस आ जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी = S × F1। ये S कहाँ से आया? जब रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी जब इफेक्ट में आई
स्टेटर की फ्रीक्वेंसी जब इफेक्ट में आई तो जो स्पीड का स्टार्टिंग में तो स्लिप की वैल्यू 1 है, तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होंगी। जब मोटर अपनी स्पीड से घूमती है, एन एस स्पीड से घूमती है, तो एन से घूमती है, तो एन एस माइनस एन विद रेस्पेक्ट टू, पहले किस में थी, एन एस में, तो अब ये किसके रेस्पेक्ट में, रोटर की फ्रीक्वेंसी या स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का एन एस। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी आ गई जब स्पीड क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, एस है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस इंटू F1, इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ से यहाँ आई। स्टार्टिंग में जब स्लिप की वैल्यू 1 है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। अगर जब जब मोटर की स्पीड 0 है, स्पीड की वैल्यू 0, तो स्लिप की वैल्यू 1, स्लिप की वैल्यू 1, तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर की फ्रीक्वेंसी। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर घूम रही है, n इक्वल टू एन एस, तो स्लिप की वैल्यू 0, रोटर की फ्रीक्वेंसी 0। अब कहने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी होती है रोटर इंड्यूस वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ रोटर के अंदर, जो प्रोड्यूस हुआ, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, स्लिप पे, इसलिए इसे स्लिप फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्योंकि जब मोटर घूमने लगी तो जो स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, एन एस माइनस एन। मोटर नहीं घूम रही तो एन एस हो गई, दोनों के रेस्पेक्ट में रेशियो निकाला तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एस इंटू एफ। ठीक है। रोटर इंड्यूस वोल्टेज ऑन द रोटर, जब मोटर की स्पीड 0 है, मोटर की स्पीड 0 है, उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल। कितने टर्न्स हैं, तो रोटर का इंड्यूस वोल्टेज पर फेज में, जब मोटर स्टैंड स्टिल में तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 बाई N1, N2 नंबर ऑफ टर्न्स रोटर में, N1 नंबर ऑफ टर्न्स स्टेटर में, इंड्यूस स्टेटर वोल्टेज पर फेज। तो वही फॉर्मूला, रोटर का इंड्यूस वोल्टेज कितना आएगा, E2 बराबर N2 बाई N1 इंटू E1। ये ट्रांसफार्मर के जैसे होता है, तो इंडक्शन मोटर को कैसे बोलते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्टेटर हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, रोटर हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, तो एज ए इंडक्शन मोटर एज ए ट्रांसफार्मर भी काम करती है। और वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। अब जब ये तो स्टैंड स्टिल के केस में E हो गया, पूछे कि E बराबर N2 बाई N1 इंटू E1। अब जब रनिंग कंडीशन में है, तो रनिंग कंडीशन में है, जब मोटर एक्सेलरेट होगी तो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में, जो डिक्रीज होगी रिलेटिव वेलोसिटी। जब रोटर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस जो रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जब रोटर की स्पीड बढ़ेगी, स्लिप डाउन होगी, रोटर की स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू कम होगी, स्लिप की वैल्यू कम होगी तो ई की वैल्यू भी कम होगी। तो ये रनिंग कंडीशन में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब रनिंग कंडीशन में है, रोटर रनिंग कंडीशन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी डाउन हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि पहले तो जब नॉर्मल स्पीड थी, जब रोटर रोटेट नहीं हो रहा था तो रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे थी। अब जब मोटर रोटेट होने लगी तो स्पीड क्या होगी दोनों के बीच में, क्योंकि मोटर यहाँ पे टाइम पे तो n की वैल्यू 0 है, तो ns माइनस 0 तो ns ही हो गया। अब मोटर रोटेट हो रही है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है पहले तो ns थी, अब इसमें से और कम हो गई। तो जब रोटेशन होगा तो जो रोटर के अंदर ईएमएफ है, रिलेटिव वेलोसिटी डाउन होगी तो ई भी डाउन होगा। ये रोटेशन के केस में जब रोटेट हो रही है, बिना रोटेशन के केस में रेस्पेक्ट निकाला, इसके रेस्पेक्ट में E2 बाई इसको डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, S के बराबर होती है। इसको सॉल्व किया तो रोटर का ईएमएफ इंड्यूस बराबर S इंटू
स्टेटर का ईएमएफ इंड्यूस एज स्टैंड स्टिल। अब सेम स्लिप की वैल्यू 1 कब होगी, स्लिप की वैल्यू कब होगी, जब मोटर की स्पीड जीरो है, मतलब मोटर स्टैंड स्टिल में है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 कब होगी, जब मोटर की स्पीड 0 है। अब जब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रोटर का इंड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है 0 से E2 के बीच में, तो रोटर स्पीड विल बिकम कैसे हो जाती है, सिंक्रो NS से 0। NS जब स्पीड 0 होगी तो E2 होगा। अब रोटर की स्पीड N बराबर NS हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर फॉर्मूले में देखा। तो आज हमने क्या देखा, मोटर पे लोडिंग होगी तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। स्लिप होगी NS 120F अपॉन सिंक्रोनस 120F अपॉन P, S इक्वल टू NS माइनस N डिवाइड बाई NS, N इक्वल टू NS माइनस S। रोटर फ्रिक्वेंसी S इंटू F1, स्टैंड स्टिल में EMF N2 बाई N1 इंटू E1, और रोटर का वोल्टेज E2, रोटर का वोल्टेज इक्वल टू S इंटू E1। ये ऐसे सॉल्व किया। आज के लिए सिर्फ इतना पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रिएक्टेंस, रोटर इम्पेडेंस, स्टैंड स्टिल में, रनिंग कंडीशन में, रोटर का पावर फैक्टर, रोटर करंट, और फिर इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, इन पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सर इतना ही, थैंक यू।